आलोक मोहन नायक और चुटकी गप्पों में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब भी हम गप करते हैं, बातचीत है, तो लगभग हम लोगों को मजा आता है, संवाद करने में अच्छा लगता है। लेकिन आज का विषय कुछ ऐसा है कि जिसे करते हुए मुझे दुख हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसको कहां से शुरू करें, इस विषय को कहां से उठाएं और कहां इसको ले जाएं। विषय है कि पिछले कुछ दिनों हमने एक घटना सुनी कि एक व्यक्ति ने अपने परिवार के 6 लोगों सहित आत्महत्या कर ली। वह व्यक्ति पढ़ा लिखा था, एक समय में अच्छा पैसे वाला आदमी था, लेकिन उसने जिस तरह से परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ जिस तरह उसने खुदकुशी की, उस बात से रूह कांप गई और बहुत सारे प्रश्नों को उसने जन्म दिया। क्या हमारी सामाजिक संस्थाएं कहाँ हैं? हमारे धर्म के ठेकेदार कहाँ हैं? पूरा समाज कहाँ है? सरकारें कहाँ हैं? और सबसे बड़ी बात, ये जो अलग तरह का बदलाव हम देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले 4 लोगों ने इसी तरह आत्महत्या की थी, उसके पहले 3 लोगों ने आत्महत्या की थी, उसके पहले 5 लोगों ने आत्महत्या की थी। मतलब इस तरह से क्या हो रहा है कि लोग पूरी परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये दोनों खबरें मैंने लगभग एक साथ देखी, मुझे हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे हुई हो, कि हम विश्व की चौथी इकोनॉमी बने और एक व्यक्ति कर्ज के कारण अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा है। तो तमाम चीजें हैं, इन सवालों पर हम बात करेंगे, विचार करेंगे। इसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। सबसे पहले हम वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत यादव जी के पास जाएंगे, उनसे इस पूरे विषय को समझने की कोशिश करेंगे। विक्रांत यादव जी पिछले 20-25 साल से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। आप टीवी 18 में ब्यूरो चीफ रहे हो, आप द स्वतंत्र के एडिटर इन चीफ हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम बीट्स कवर की हैं। तो सबसे पहले विक्रांत जी, हम आपसे एक घटना समझना चाहेंगे कि एक ही दिन खबर आती है आसपास कि हम दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गए, और उसी दिन खबर आती है कि एक व्यक्ति ने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली क्योंकि उस पर कर्ज था। तो इन दोनों घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं, विक्रांत जी? देखिए आलोक जी, जो मुझे दिखाई देता है या जो मुझे लगता है कि हम लोग एक बड़े भ्रम के भीतर जी रहे हैं। जो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की आपने बात की, वो नीति आयोग के जो चेयरमैन की तरफ से कहा गया था, वहां पर सीईओ की तरफ से। उसके बाद में पता चला, जब नीति आयोग के एक सदस्य ने कहा कि अभी हम नहीं बने, उसको बनने में समय लगेगा। लेकिन मीडिया में खबर चल गई और हम लोग ये मान के बैठ गए कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। खैर, वो बनना तय है, वो हिंदुस्तान का होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम जीडीपी पे बात नहीं करते, हम ये बात नहीं करते कि हमारे यहाँ पर जो इतनी बड़ी आय असमानता है, जो 1960, 55, 60 के दौर में जो आर्थिक असमानता हुआ करती थी, उस असमानता के दौर में हम दोबारा से कैसे घुस गए। अगर आप टॉप के 1% लोगों को हटा दें, तो आपको समझ में आएगा कि देश की आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था किस तरह चरमराई हुई है। जो गैप है देश में, जो गरीब और अमीर का गैप है, वो जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, वो बहुत चिंताजनक स्तर पर है और इस बारे में कोई नहीं सोचता। 2022, मेरे ख्याल से 2022 का ये आंकड़ा होगा कि किसानों के 12,000 के करीब सुसाइड देश में हुए थे। किसानों के, फार्मर सुसाइड का हम लोग हमेशा डाटा इकट्ठा करते हैं, वो डाटा तैयार होता है, उस पर सरकारें काम करती हैं। किसानों को ऋण माफी की योजनाएं भी लेके आती हैं, कई बार किसानों को उसकी राहत भी देने की कोशिश की जाती है। बहुत जरूरी है, वो देना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पर देश में किसी तरह की कोई बहस नहीं हो रही। बड़ी बड़ी कंपनियों से छटनी के नाम पर लोगों को निकाला जाता है कि उनको बेरोजगार रातों रात दिन के एकदम तुरंत कर दिया जाता है। और जिस तरीके से ये जो आर्थिक मकड़जाल में लोग फंसते जा रहे हैं, वो बहुत चिंताजनक है। और इसका एक सामाजिक पहलू भी है आलोक भाई, जो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो बातचीत, चर्चा, कम्युनिकेशन एकदम खत्म हो गया है। पहले दोस्तों को भी ये पता होता था कि कोई समस्या अगर आपको है तो आप अपने दोस्तों से शेयर करते थे, रिश्तेदारों से शेयर करते थे। लेकिन अब अपने घर में भी बताने से लोग हिचकिचाते हैं। इतना कम्युनिकेशन गैप लोगों के बीच में आ गया है। अब ये जो परिवार जिसने सुसाइड किया है, बहुत ही दर्दनाक घटना है पंचकुला में, उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं मीडिया में कि हमें 4-5 साल तक तो संपर्क नहीं हो पाया था जब वो अपने हिसार से छोड़कर गए थे। यानी किसी तरह का संपर्क से पूरी तरीके से कट गए थे। तो ये जो कम्युनिकेशन एकदम खत्म हो गया समाज में, हम एक दूसरे को अपनी दुख तकलीफ साझा नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जिस तेजी से बढ़ रहा है, वो एक बड़ा कारण है। और दूसरा जो मुझे लगता है कि समाज में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ना रह पाना, ना बचना, वो इन सब चीजों के पीछे कारण, बड़े विस्तृत कारण नजर आते हैं। जी, हमारे साथ प्रोफेसर दिवाकर सिंह राजपूत जी हैं, जो सागर विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र के विभाग अध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है।
प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी, आपसे कई सवाल पूछने हैं। पहला सवाल एक जो विक्रांत यादव जी ने उठाया कि समाज में, रिश्तों में संपर्क खत्म हो गया, कम्युनिकेशन खत्म हो गया। इसलिए जब भी हम अकेले होते हैं, जब भी हम परेशान होते हैं, तो हमें लगता है कि मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पहला सवाल। दूसरा सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि समाज में किस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां बन रही हैं कि जब हम इतना आर्थिक रूप से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर कर्ज में कोई आदमी परेशान है तो उसको कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता, उसको लगता है कि हम आत्महत्या ही कर ले। प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी। बहुत ठीक आपने कहा और विक्रांत जी ने भी बहुत ठीक कहा हुआ था। दरअसल मैं इस बात से मैं शुरू करना चाहता हूं कि आज व्यक्ति सामाजिक प्राणी की बजाय आर्थिक प्राणी बनने के लिए ज़्यादा तत्पर हो रहा है। वह सामाजिक संबंधों की जो मर्यादा है, सामाजिक संबंधों की जो महत्ता है और सामाजिक संबंधों की जो उपयोगिता है, इसको भूलता जा रहा है। हम अपने सुख दुख किसी से बांट नहीं पा रहे हैं, ये अपने स्थान पर है, लेकिन हम अपने आप से ही बात करने के बजाय पलायनवादी प्रवृत्ति के हो चुके हैं। और जब व्यक्ति डिसअपियर होने लगता है तो उसकी जो एक्सट्रीम अवस्था होती है वो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड तक भी पहुंच जाती है। और यही कारण ये है कि हमने अपने आप से बात करना बंद कर दिया है, हम अपने अपनों से बात करना बंद कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम समाधान की बजाय पलायन पर सोचने लगे हैं। ये दोनों बातें जब आती हैं तब व्यक्ति कहीं ना कहीं विचलित व्यवहार करता है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने जो कही, उस दूसरे प्रश्न के उत्तर में आता है कि आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि समाधान नहीं खोजने की कोशिश करता है, हार चुका है, थक चुका है। और थका हुआ और हारा हुआ आदमी जो होता है वो आशा की जगह निराशा को देखने की कोशिश करता है। एक तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकती है कि अतिवादी व्यक्ति जब हो जाता है तब उसका जो अतिवाद होता है वह विचार श्रृंखला और तर्क श्रृंखला को खत्म करता है, भावनाओं को कुंद करता है और उसके साथ साथ केवल और केवल अंधकार की ओर उसको ले जाने की कोशिश करता है। बहुत से बिंदु हैं, दूसरे राउंड में हम जरूर आपसे कुछ और चीज़ें बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से यही है कि हम भाग रहे हैं समाज से, हम भाग रहे हैं स्वयं से और हम भाग रहे हैं समस्या समाधान के समुचित रास्ते से। जी, हमारे साथ मनोविज्ञान के विशेषज्ञ राहुल भाई जी हैं। राहुल भाई जी, आप लोग आत्महत्या को बीमारी मानते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम मानते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने बच्चों की आत्महत्या करे, हत्या करे, अपने माता पिता की हत्या करे और खुद आत्महत्या कर ले, इसे भी क्या आप मनोवैज्ञानिक विकार मानेंगे या सामाजिक परेशानी मानेंगे? राहुल भाई जी, आपका माइक बंद है राहुल जी। किसी भी व्यक्ति या समाज का जो मन स्थिति तय होती है वो राजनीतिक अर्थशास्त्र के बीच में छुपी हुई जो सामाजिक परिस्थितियां होती है उससे तय होती है। तो उसका अकेला जो निरपेक्ष नहीं है, उसकी मन स्थितियां निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। समाज में जैसा राजनीतिक अर्थशास्त्र काम कर रहा होगा वैसे ही उसका मनोस्थिति बनेगी। जो तुमने सवाल किया है कि ये कारण सामाजिक कारण कम, विक्रांत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके का जो समाज के अंदर विभाजन हो गया है और परेशानियां, लेकिन जरूरतें ज्यादा पैदा हो रही हैं, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, बढ़ी हैं, खाने की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और उतनी आय नहीं है। इस तरीके से जो डिस्पैरिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ी है और उसने उनकी मनस्थितियों को तो बिगाड़ा है। कई सारे जो तुमने उदाहरण दिए लोगों के मरने के, उसमें जो मनस्थितियां हैं या जो मनोविज्ञान है वो इसलिए अनजान बन जाता है जब सामाजिक मनोविज्ञान की बात आती है कि वो आम तौर पर संतुष्टि का स्तर चाहता है। न्यूनतम संतुष्टि की जब बात आती है तो वो भी जब प्राप्त नहीं होती है तो नकारात्मक भाव जो है वो पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो हम इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखना चाहें तो देखना ही चाहिए, लेकिन पूरी सामाजिक परिस्थितियां जैसे कि दिवाकर सिंह जी ने कहा कि वो स्वयं को नहीं देख रहा है, समाज को से भाग रहा है, तो भागना एक बात नहीं है। भागने की वजह है कि समाज को चलाने वाला जो राजनीतिक राहुल अर्थशास्त्र है जी, वो हम बिगड़ा। आपसे सबसे पहले ये समझना चाह रहे हैं कि है क्या, आप इसको मानते क्या है? जैसे आप लोग कहते हैं कि जो आदमी आत्महत्या कर रहा है वो डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, वो बीमार है, लेकिन जो आदमी अपने बच्चों को मार रहा है, अपने माता पिता को मार रहा है, खुद भी आत्महत्या कर रहा है, इसको आप क्या मानते हैं? इसको बीमारी मानते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम मानते हैं, सामाजिक परिस्थिति मानते हैं? मनोविज्ञान इस विषय पे क्या कहता है? सामाजिक परिस्थितियां बहुत ज्यादा जिम्मेवार हैं जिसमें भय और दबाव, ये दोनों चीजें उस पर काम करती है। फियर एंड प्रेशर,
जब इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड सिचुएशन में चला जाता है, जब उसे जीने की सारी आशाएं बंद हो जाती दिखाई देती हैं और उसे लगता है कि मैं तो नहीं जी पा रहा और इनकी दुर्दशा, बाकी लोगों की क्या दशा होगी, उस हालत में ये वो इस तरीके के निर्णय लेता है और सामूहिक तौर पर ये निर्णय कन्वर्ट करता है। तो ये सामाजिक ज्यादा है, मनोवैज्ञानिक कम है। चलिए, सबसे पहले अब हम वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त जी दुबे के पास जाएंगे, जो भोपाल से हमारे साथ हैं। देवदत्त जी, हम दूसरों की परेशानी पर बाद में आएंगे, पहले आप अपनी परेशानी बताइए। हम बहुत देर से देख रहे हैं आप परेशान है, बात क्या है? आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, पर्दा ठीक कर रहे हैं? आप अपनी परेशानी पहले बताइए, फिर दूसरों की परेशानी बताइए। क्या परेशानी बताइए? अब वो ऐसा है कि अपनी सुलझा दूंगा, एग्रेशन है जी, सुलझाने में लगा हूँ। सवाल पर एग्रेशन है। अभी तो वक्त को सुलझाने में लगा हूँ। वो बैटरी असली बात टैबलेट की जा रही थी, तो फिर उधर आ गए जहाँ से चार्जर पास में। अच्छा, ने बैटरी की परेशानी जो है आपको सारे सर्कस करा रही है। जी बताइए। मुझे लगा कि ये सवाल पर एग्रेशन है देवदत्त का, कि सवाल ने विचलित कर दिया, इसलिए उठ खड़े हुए। अच्छा, नहीं खैर, देवदत्त जी, ये बात जो हम आपसे जानना चाह रहे थे, राहुल भाई जी ने बताया विषय मनोविज्ञान का भी है, लेकिन दिवाकर जी ने इसको सामाजिक भी बताया, और इस सामाजिक और मनोविज्ञान दोनों को मिला के हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पहले हमने देखा है कि कर्ज से परेशान किसान ने आत्महत्या कर ली, कोई छोटे से बच्चों को भी हमने देखा कि वो गेम में पैसे हार गए, आत्महत्या कर ली, बहुत से लोग जुए में पैसे हार गए, आत्महत्या कर ली। इस तरह के केसेस हमने सुने हैं पहले। लेकिन जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप ज्यादा देख रहे होंगे, कि लोगों ने जो अभी किस्सा आया कि पहले परिवार के 6 लोगों को मार दिया फिर मरा, इसके पहले किस्सा आया था परिवार के 5 लोगों को मारा फिर मरा, एक किस्सा आया परिवार के 3 लोगों को मारा फिर मरा। तो जो समाज में एक नया बदलाव हम देख रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि व्यक्ति पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा है? जी देवदत्त। देखिए, ये जो दौर है, ये प्रतिस्पर्धा का दौर है, तो सबने अपने स्टेटस को भी प्रतिस्पर्धा में शामिल कर लिया। व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना सुबह से, फिर हमें कहीं घूमने के डालना, बर्थडे मनाने के, हमारे पास नई गाड़ी आई, माने आडंबर, पाखंड, ये सब चीज़ें जो इसमें आती ना, ये तो जब ये चीज़ें रहती हैं तो सब दिखाता है और किसी को उपयोग नहीं कराता, खुद या अपने बच्चों को। और जब ये चीज़ें जाने लगती हैं तो उसको फिर एक भय कि अब हम क्या डालें, क्या मुँह दिखाएँ समाज में, हम इतना सब दिखा चुके। तो एक ये साइकोलॉजी भी काम करती। दूसरा, जैसा अभी अन्य वक्ताओं ने भी कहा कि परिवार जो परंपरा थी वो हमारी टूट गई। पहले सब शेयर करते थे एक दूसरे को सुख दुख, अब किसी को पता ही नहीं चलता, केवल व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे जो पता चल जाए कौन क्या कर रहा है, तो संवादहीनता की स्थिति बन गई। तीसरा, जब हम किसी के, जैसे किसी पड़ोसी या रिश्तेदार कोई ख़त्म हो गए एक्सीडेंट में, हमने कभी उनके बच्चों का हाल चाल जाने नहीं पूछा, तो वो व्यक्ति स्वयं तो जानता है कि हमारे बच्चों को फिर हाल चाल पूछने कौन आएगा। और आज तो जिंदा रहते हुए भोपाल में एक घटना हुई कि बड़े भाई का जीन्स छोटे भाई ने पहन लिया, परसों की घटना है, उसने उसका मर्डर कर दिया। और आप सोचो कि ये नहीं कि प्रेम नहीं बचा, बच्चों को इतना चाह रहे हैं लोग कि इंदौर में कल खाना खाने के बाद लिफ्ट से नीचे उतरा पिता बच्चे को लेकर, फिर उसने कहा कि तुम जाओ वापस घर, हम अभी आते घूम के। जैसे ही बच्चा लिफ्ट के अंदर गया, लाइट गोल हो गई, तो पिता घबरा गया, 3 मिनट में उसका हार्ट अटैक हो गया और खत्म हो गया, बच्चा जबकि सुरक्षित बाहर निकला। तो हम अपने बच्चों को इस कदर चाह रहे हैं, और जब ऐसे बच्चों का भी हम मर्डर करके खुद मर जाते हैं, तो सोचो आप क्या सोच रही होगी, कितना उसने अपने जीवन में ये सब पाल के रखा होगा कि हमें क्या जीना है और क्या जीने के लिए वो मजबूर हो जाता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं। जब तक आप इन सब से ऊपर नहीं उठोगे, एक तो आप आत्म केंद्रित ना हो, सबके साथ साझा करो, और जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसमें यदि जीने के नहीं आपने सीखा, तो फिर आपको तो असंतोष तो जीवन में सबके भर ही पड़ा है। सबको और चाहिए, जिसके पास जितना है उससे और चाहिए। देवदत्त और जी, जब वो आपका एक सवाल हम राहुल भाई जी के पास ले जाते हैं। राहुल भाई जी, देवदत्त जी कह रहे हैं कि हम अपने बच्चे से इतना प्रेम करते हैं कि लिफ्ट में बंद हो जाए तो पिता का हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे बच्चों की हत्या कर देना, ये कितना कठिन काम होगा? क्या सोचे होगी उस आदमी की? डिप्रेशन, एंजाइटी, भय का क्या लेवल होगा? राहुल जी, क्या है, थोड़ा समझाइए हम लोग। देखिए, देवदत्त जी ने कहा कि सुख और दुख का जो हम लोग शेयर करते थे, सुख का मतलब है कि संपन्नता और दुख का मतलब है अभाव, भावनात्मक अभाव भी, आर्थिक अभाव भी। दोनों चीजें बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली कोरिलेट की जाती हैं और होती हैं। ये जो प्रेम का सवाल है, ये तब बहुत ही वीकन पोजीशन में चला जाता है जब वो बहुत ही ज्यादा अभावग्रस्त होता
फिर वो प्रेम नहीं रह जाता, क्योंकि उसे लगता है कि ये, और वो भयाक्रांत हो जाता है कि हम अभी इस प्रेम को जिंदा नहीं रख पाएंगे, इसको हम जिंदा, भूखों खाली पेट रहेगा या तकलीफों में रहेगा तो हम इसको कैसे जिलाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हम सबको ही खत्म कर दें, हम किसी का टेंशन नहीं रहे, ना किसी को हमारा टेंशन रहे। तो ये बहुत ही राहुल जी, कोरिलेटेड एक बात और जो हम दर्शकों को सब बताना चाहेंगे, जो हत्या होती है और जो जिनको ये आप प्रेम करते हैं और प्रेम में उनकी हत्या करते हैं, इनका मनोविज्ञान क्या, दोनों का आप एक जैसा मानते हैं, अलग अलग होता है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही अलग अलग है। ये तो एक तरह की पीड़ा पहुंचाने वाला है, और ये बहुत ही, जिसको एक और शब्द दिया जाता है मनोविज्ञान में भी और सामाजिक उसमें भी, कि वो जो है हैवानियत की स्थिति पर पहुंच जाता है, जिसमें प्रेम जो है ना, प्रेम नहीं होता है वो, दरअसल हैवानियत होती है। प्रेम के मायने बहुत अलग होते हैं और वो उसको लोग जानते भी नहीं है। तो उसको जो जिस तरीके से स्टोरीज गढ़ी जाती है कि वो प्रेम करते थे या कुछ भी करते थे, वो किसी को भी नहीं मालूम है कि वो दरअसल प्रेम था या उनके रिश्तों में क्या चीजें थी। और ठीक है उस राहुल जी, हालत आपकी में बात हम समझ गए। अब विक्रांत यादव जी से एक बात समझते हैं। विक्रांत जी, आप दिन भर देखते रहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता, पोस्टरों पर सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाएं, अलग अलग समाज के क्षेत्रों में लगे हुए लोग, समाज सेवा की उम्मीद में जोड़े खड़े हुए लोग, राजनेता समाज सेवा को तत्पर, इतने सारे समाज सेवी, इतने सारे समाज सुधारक, इतने ज्यादा कथावाचक, इतने ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर, इतने सारे अच्छे और भले लोगों से भरी है दुनिया, फिर भी कहाँ चले जाते हैं कोई, जब किसी को सहारे की जरूरत पड़ती है तो? कौन सी एजेंसियां हैं, सरकार कहाँ है, कुछ सामाजिक संस्थाएं कहाँ हैं, कौन सी एजेंसियां हैं जो भटके आदमी, डरे आदमी, मरने को आतुर हो जाए आदमी, तो उसे कोई बचा सके, संभाल सके? कहीं कोई रास्ता है क्या? आपका माइक बंद है विक्रांत जी। विक्रांत जी, माइक बंद है आपका। आवाज नहीं आ रही। माफी चाहूंगा आलोक भाई, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हम लोग कितनी भी बातें करते रहें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आज के परिदृश्य में दिखाई दे रही है कि हम लोगों ने संबंध, जो सामाजिक संबंध होते थे, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। कोई ऐसा संबंध नहीं बचा है हमारे पास जिससे हम अपनी दुख तकलीफ कह सकें, खुल के बता सकें। इतना विश्वास, इतना जो कहा जाता था कि आप किसी को भी खोल के बता दीजिए, वो नहीं बता पा रहे हैं लोग, और जो भीतर ही भीतर अपने आप को कष्ट दे रहा है। अब इस व्यक्ति ने, जो परिवार की हम सामूहिक आत्महत्या की बात कर रहे हैं, ये सामूहिक आत्महत्या है या नहीं है, इस पर भी सवाल है। हो सकता है कि ये 6 लोगों की हत्या और एक आदमी की आत्महत्या हो। जो 6 लोग हो उनको पता भी ना हो कि वो उनके जीवन खत्म होने वाला है। हम उसे सामूहिक आत्महत्या का नाम दे देते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो उनमें से सिर्फ एक आत्महत्या और बाकी 6 हत्या की गई हो, जो बाद में उन्होंने आत्महत्या की हो। तो समाज में दिक्कत यही आ रही है कि पहले आप अपनी छोटी तकलीफें भी बांट देते थे। आज हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि पड़ोस में जो रहते हैं उन्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी में है। और जिस तरीके से जो समाज में आर्थिक असमानता और जिस तरीके से एक दौड़ चल पड़ी है, वो सब बड़े कारण है। आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि हमारे माता पिताजी जब रिटायर हुआ करते थे, तब वो घर बनाने के बारे में सोचा करते थे कि अब रिटायरमेंट का पैसा आ गया है तो घर बनाते हैं। आजकल हमने अपने जीवन में नौकरी पर रहते हुए घर बना लिया। हमसे जो अगली पीढ़ी है, वो अब नौकरी लगते ही घर खरीद रही है। बच्चों की तनख्वाह, पहली तनख्वाह, दूसरी तनख्वाह के साथ बड़ी गाड़ी लेना, क्योंकि ये सब चीजें, क्रेडिट इतना आसान हो गया है ना, जो क्रेडिट से हम सब चीजें, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, ये बहुत दिक्कत हमारे सामने, हमारे समाज में ये करते हैं। और इसके कारण एक चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। पहले हम लोगों की जितनी आमदनी थी, जितनी कमाई थी, उसके हिसाब से खर्चे होते थे, एक बजट बनता था। लेकिन अब जो युवा पीढ़ी है या आजकल का जो जीवन है, वो पूरी तरीके से क्रेडिट पे चल रहा है, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब उस क्रेडिट के जाल में इतने बुरे फंस जाते हैं कि फिर उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो ये जिस जीवन शैली, बदलती जीवन शैली और हमारे सामाजिक संबंधों में आई जिस तरीके की, क्या कहा जाए उसे, कि जिस तरीके से सामाजिक संबंधों में बहुत कमी आई है, ये सब बड़े कारण हैं कि हम विक्रांत भाई, किसी को मददगार कौन है? विक्रांत भाई, मदद कहाँ से मिले? देखिए आलोक जी, मदद तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि खुद ही मदद करनी पड़ेगी अपने आप की। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारी क्या जरूरत है, हमारी क्या आमदनी है, हम कैसे अपने जीवन को चला सकेंगे,
और देखिए इस तरीके का जो इकोनॉमिक स्ट्रेस में नौकरी करता है, जो जिस तरीके के घटनाएं हो रही हैं सुसाइड की, वो बड़ी बात यही है। अब आप सोचिए कि ये कहा जा रहा है कि 20 करोड़ के करीब का कर्जा हो गया था और अब वो किराए के मकान में किसी तरह रह रहे थे। तो किस तरीके से ये सब परिस्थितियां बनी, ये सोचने को तो जरूर मजबूर करती है कि किस तरीके से। मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा कि मैं हर परिस्थिति में रह सकता हूं, ये ताकत अपने भीतर लानी पड़ेगी। कोई मदद प्रोफेसर दिवाकर सिंह जी से ये बात हम पूछते हैं। प्रोफेसर साहब, आप प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, सब चीजें जानते हैं, ये दो सवाल हैं, दोनों उल्टी दिशा के, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देवदत्त जी दुबे कह रहे हैं कि आप समाज को दिखावा कर रहे हैं, आप इतने ज्यादा दिखावे में फंसे हैं कि आप कर्जदार हो रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। और विक्रांत जी दूसरी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समाज से आपका संपर्क ही खत्म हो गया, आप अकेले हैं। तो अगर आप अकेले हैं, समाज में आपके साथ संवाद ही नहीं है, कोई साथी नहीं है, तो किसके लिए दिखावा? दोनों विरोधाभासी सवाल है, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मैं कंफ्यूज हो गया। दोनों ही बातें लगभग एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक समाजशास्त्र में सिद्धांत है सांस्कृतिक विलंबना। इस सांस्कृतिक विलंबना के अंतर्गत ये आता है कि व्यक्ति अपनी मूलभूत सांस्कृतिक मूल्यों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो भौतिकवादी परिस्थितियां हैं वो बहुत तेजी से परिवर्तित होती हैं, तो उसके साथ में वह एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो तादात्म्य की स्थिति पैदा ना होने के कारण से जहां उसके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके परिवर्तित होने की गति धीमी होती है, भौतिक परिवर्तन की गति बहुत तेज होती है, चाहे वह दिखावे की हो, चाहे वह स्टेटस की हो। और आंतरिक मूल्यों में जब हम ब्रोकन फैमिलीज़ की बात करें या जॉइंट फैमिलीज़ के टूटने की बातें करें, तो जहाँ पर सहयोग के द्वारा व्यक्ति सीखता था। ये एक बहुत छोटी सी उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जब किसी गांव में किसी लड़की की शादी होती थी तो पूरे गांव के लोग एक चादर में पैसे के 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये डाला करते थे। वो इसलिए कि उस लड़की की शादी का जो भार है वो पूरा गांव अपने ऊपर लेकर के सहयोग किया करता था। अब ये रिवाज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी में फंस जाता था तो पूरे पड़ोस के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार लोग मिलकर के उसकी समस्याओं का समाधान करते थे। अब व्यक्ति अपने आप को लगभग अकेला पाता है। और दूसरी बात, वो यहाँ भी अकेला पाता है, वो सोचता है कि हम बताएंगे तो हमारी शायद तौहीन होगी। यानी दोनों तरह की परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। विक्रांत जी अपने स्थान पर ठीक हैं, देवदत्त जी अपने स्थान पर सही हैं, और राहुल भाई जी भी जो बता रहे हैं वो भी अपने स्थान पर ठीक है। सारी बातें निकल के आती हैं, जो सामाजिक परिवेश बदल रहा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया टूट रही है, और इसके साथ साथ में सांस्कृतिक विलंबना में हम अंधानुकरण की दौर में जा रहे हैं। जब ग्लोबल कंपटीशन की बात करते हैं और लोकल मीन्स के अवेलेबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो व्यक्ति तात्कालिक रूप से कितना गंभीर हो पा रहा है वो नहीं समझ पाता है। तात्कालिक रूप से वो बुलबुले की तरह फूटने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो मैच्योरिटी लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वैचारिक धरातल जो हमारे परिवेश में होता था वो लगभग खत्म हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों के निचोड़ के रूप में यदि हम लोग कहना चाहते हैं तो यहाँ पर बात आती है कि हमारी जो स्पून फीडिंग थी, जो पहले बहुत तगड़ी हुआ करती थी, धीरे धीरे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में, हमारे सामाजिक जीवन के उस परिचर्या में कमजोरी आ रही है। जहाँ पर हम वसुधैव कुटुंबकम की तो बहुत बड़ी बात करते हैं, लेकिन हम एक ग्लोबल विलेज को भी देख लें, या अपने आसपास के परिवेश और पड़ोस को देख लें, या अपने परिवार को या आप स्वयं को देख लें, कि हम सब पर विश्वास करने की कोशिश तो करें, सबसे सहयोग लेने की। आखिरी में समय खत्म हो रहा है, देवदत्त जी के पास चलते हैं और उनसे कहें कि इसका समापन करें। देवदत्त जी, खुद ही को संघर्ष करना है आखिरी में, न समाज साथ आ रहा है न सरकारें साथ आ रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हर आदमी को ही संघर्ष, हर समस्या का समाधान है ही, इस मंत्र को एक तो तय कर लेना चाहिए। और दूसरा, जो अपने सनातन में या अपने भारतीय परंपरा में जो शब्द हैं, जो निजी जीवन में यदि उतारे जाएं, दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता, संवेदनशीलता, ये यदि रहेंगे तो आप हर परिस्थिति में आप कभी विचलित नहीं होंगे, कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये जो सद्गुण हैं यदि वो जीवन में उतारे आपने, आप लोभ, लालच और दिखावे, पाखंड, आडंबर में पड़े और आप फिर पटरी उतरे जीवन की। इसलिए सहज और सरल जितना आप रहेंगे, क्या कबीरा खड़ा बाजार में जैसी स्थिति, क्या उसको दिक्कत है, कौन क्या कर रहा है, गांधी जी कैसे लंगोट पहन के पूरी दुनिया में घूमे, ऐसे कितने साधु संत देखो आप, कितने मस्त मौला जीते, क्योंकि वो ये सब आडंबर पाखंड से दूर है, दिखावे से दूर है। दिखावा में आपकी बात हमारे दर्शकों ने सुनी और समझी होगी कि सारा संघर्ष, सारी परेशानियां, सारा दिखावा,
फर्जी है, खराब है। और जिस समाज को में तुम दिखावे के रूप में रहते हो, जिस समाज से तुम ऊपर उठना चाहते हो, जब तुम संघर्ष में फंसते हो, जब तुम अकेले रहते हो, तो कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। मुझे सुनकर ही मेरे रूह कांप जाती है कि जिन माता पिता ने किसी बच्चे को जन्म दिया, कोई आदमी परेशानी में उनको कैसे मारता होगा। जिन बच्चों को किसी व्यक्ति ने जन्म दिया, किसी संघर्ष में, किसी गरीबी में, उन बच्चों को कैसे मारता होगा। इसमें भगवान जाने ना जाने साहस चाहिए या कुछ और चाहिए। लेकिन जो भी है, स्थिति बहुत डरावनी और कठिन है। आप सारे लोग सतर्क रहिए, ध्यान से रहिए, और हमारे जो विशेषज्ञों ने जो आपको जानकारियां दी हैं, इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा और इनको अमल में लाइएगा। सीधा साधा सरल जीवन जीजिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम दर्शकों का और आप सबका। आभार।